हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, गुड गुड इवनिंग इवनिंग बेटा। सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। मैं ना इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ बच्चों ने भेजे थे ना मेरे पास कि सर ये क्वेश्चन पूछने हैं हम लोगों ने। तो वो बोल दो अपने वाले कौन कौन से क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूँ मैं। लेवल फर्स्ट कैल्विन प्रैक्टिस बेटा, लेवल फर्स्ट में से किसी का कोई प्रॉब्लम? सॉलिड स्टेट लेवल फर्स्ट। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे भेजे थे ना, मैंने कहा था मैं डिस्कस करूंगा सबके साथ, तो पूछ सकते हैं बेटा वो अभी। लेवल फर्स्ट कैल्विन प्रैक्टिस सेट लेवल फर्स्ट 1 से लेके 15 तक। सर क्वेश्चन 4। किसमें बेटा, किसमें लेवल कौन सा? सर 1। कैल्विन प्रैक्टिस लेवल फर्स्ट में पूछ रहे हो ना? यस सर। हम्म। देखो बेटा क्या कह रहा है, इफ द यूनिट सेल लेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल 600 पिकोमीटर देन द डेंसिटी विल बी। आपको डेंसिटी निकालना है, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम पूछ रहे हो आप। इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, वैसे तो हो गया। मैं बता देता हूँ फार्मूला, देख लो आप उसके अंदर। अगर डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा जेड मोलर मास एवोगैड्रो नंबर और ए का क्यूब होगा। ये फार्मूला लगाएंगे ना, जेड यूनिट लेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड 6, डेंसिटी विल बी तो 4 होगा इसका। जेड का वैल्यू 4, 58.5। एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23। ए का वैल्यू है 600 पिकोमीटर। 600 पिको 10⁻⁻12 मीटर और 10⁻², सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में लिखना होता है। और इसका पावर बेटा क्यूब कर दो, ए का क्यूब है। अब सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 58.5। ये देख लो कितना हो जाएगा, 2, ये 2, 4 और -8 24। तो 6 इंटू 6 इंटू कितना होगा, 8 होगा, 24 होगा, -24। अब सोल्व कर लो बेटा, डेंसिटी आ जाएगा आपको। कर लोगे? देख लो क्या मिस्टेक किया था आपने कैलकुलेशन में। पिकोमीटर था ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। आंसर आपके ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं। सर यही किया था। हाँ बेटा, तो सही आ जाएगा। फिर इससे करोगे ना तो मैं अप्रोक्सीमेट आपका निकाल के दिखाऊं। देखो 10⁻23 है, 10⁻⁻24 है, 10⁻⁻1 हो गया, ऊपर जाके 10 हो जाएगा ये। ठीक है। और अब 10 हो गया तो देखो ये है 6 6 6 6। तो ये 2 से होगा 4 2, ये होगा 3, ये होगा 3.3, ये हो गया 1.1, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 6 6 कितना रहेगा, 36। 36 को 58 से करोगे 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आना चाहिए आपका। इन दोनों में से देख लेना जो आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन बना लेना, आ जाएगा हमको। 1 पॉइंट समथिंग दो आंसर पड़े हैं, इसमें से आ जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक रहा होगा। नेक्स्ट देख लो बेटा, 15 तक किसी का और? अप टू 15 एनी अदर प्रॉब्लम फॉर एनी अदर स्टूडेंट? सर डीपीपी का डाउट है। बेटा जो बोल रहा हूँ पहले वो तो कर लो, डीपीपी भी आ जाएगी। ऐसे तो आप इतने बच्चे हो, सारे अलग अलग बोलोगे तो सारा अलग अलग होता रहेगा, वो थोड़ी ना है, जो आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा। जो बोल रहा हूँ पहले वो तो पूछ लो।
सर लेवल 1 में सर दिया। 15 का इसमें D किसी का होगा कोई ना? प्रॉब्लम नहीं है ना, किसी का इसका 15 तक देख लो, किसी का और हो तो। सर 15 का D होगा ना? 15 6 से 6 NaCl कोऑर्डिनेशन चेंज टू 8। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कैसे हो सकते हैं? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होंगे, प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। प्रेशर इंक्रीज होने से कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है। जैसे मान लो किसी का 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और आप करना चाहते हो 8:8, तो आप क्या करोगे? प्रेशर इंक्रीज कर दो या टेम्परेचर डिक्रीज कर दो। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है। अगर इधर चलना हो, अगर मान लो किसी का 8:8 है, उससे आपको 6:6 करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करना है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दो और प्रेशर डिक्रीज कर दो। अब देखो आप अपना प्रॉब्लम 15 नंबर, कहता है NaC कंपाउंड कभी चेंज नहीं होगा बेटा, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होगा इसका। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 6.6 था, इससे आप 8:8 करना चाहते हो, मतलब आप बढ़ाना चाहते हो, 6.6 से 8:8 करना चाहते हो, तो या प्रेशर इंक्रीज कर दो या टेम्परेचर डिक्रीज कर दो। तो अप्लाई हाई प्रेशर, देखो प्रेशर इंक्रीज कर दो तो हो सकता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए हमें, ये नहीं हो सकता। बोथ नहीं हो सकते, नो इफेक्ट ऑन कोऑर्डिनेशन, ये नहीं हो सकता। तो अगर आप ये ध्यान रखना, ये आपका, ये शायद मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताया हो, तो ये ध्यान रखना आप, भाई NaCl है तो NaCl ही रहेगा, लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो चेंज हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेंज हो सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा। जैसे NaCl है, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6। अगर इसका टेम्परेचर हम डिक्रीज कर दें, टेम्परेचर हम डिक्रीज कर दें और प्रेशर इंक्रीज कर दें, प्रेशर इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, तो रहेगा तो NaCl ही, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8:8 वाला हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन, सब्सटेंस कभी प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करने से सब्सटेंस चेंज नहीं हो सकता बेटा। NaCl है तो NaCl ही रहेगा, लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो सकता है। प्रेशर इंक्रीज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने से इंक्रीज होगा। तो NaCl है तो ये आप देख सकते हो, देखो 6:6 NaCl, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज टू 8:8। बढ़ाना चाहते हो तो टेम्परेचर कम करो और प्रेशर हाई करो, तो अप्लाई हाई प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए हमें, तो ये आंसर आ जाएगा आपको फर्स्ट। क्लियर बेटा? चलें आगे। यस सर। लेवल सेकंड में आ जाओ बेटा, लेवल सेकंड में, सर इसमें सेकंड बता दो। इसमें से सेकंड बताना। लेवल सेकंड में सेकंड, एन आयनिक सॉलिड इज हेक्सागोनल पैकिंग, Q-2 ion and P+ ion are its half of tetrahedral void, the value of X। देखो Q आयन है, इसका HCP पैकिंग है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल HCP में हो गए 6, इसका मतलब 6Q हो गए। टेट्राहेड्रल वॉइड 12 छोटे वाले डबल होते हैं और एक्टाहेड्रल वॉइड उसके बराबर ही होते हैं। तो Q नेगेटिव आयन का जब पैकिंग हुआ तो 6 आ गए, Z की वैल्यू आ गई 6। टेट्राहेड्रल वॉइड डबल हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने। अब आगे क्या करना है देखो, एंड P पॉजिटिव आयन आर हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल 12 होते हैं, हाफ भरने आपको, हाफ का मतलब 6, तो आपने 6 क्या करने हैं आपके P X पॉजिटिव भरने P। द वैल्यू ऑफ X शुड बी, वैल्यू ऑफ X शुड बी, तो X की वैल्यू बतानी है आपको। अब देखो 6Q नेगेटिव, टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया आपका 12 और 6 PX पॉजिटिव, तो इसका चार्ज भी टोटल तो 12 होना चाहिए ना,
तो 12 होना चाहिए, तो 6 ये है, 6 ये है, तो x की वैल्यू 2 ही रखोगे तभी तो होगा बराबर। नेगेटिव चार्ज भी -12 हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज 12, तो 2 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग x2 नेगेटिव की है तो SCP है, तो ZQ नेगेटिव जो आएंगे 6 होंगे, तो टोटल चार्ज -12 हो जाएगा बेटा। तो टेट्राहेड्रल ये 6 है तो डबल हो जाएंगे, स्मॉल डबल होते हैं और लार्ज बराबर वाले होते हैं। इधर तो कुछ भरना नहीं है, टेट्राहेड्रल कहता है आधे भर दो, तो 6 में px हो गया। तो टोटल नेगेटिव चार्ज ये 12 है, तो ये भी तो 12 होना चाहिए, 6 2 जा 12 पॉजिटिव चार्ज, तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट चलो बेटा 14 तक किसी का और। सर 7th क्वेश्चन। When AgCl crystal is doped with cadmium chloride, then it produce a, देखो AgCl मतलब Ag प्लस आयन, मान लो Ag प्लस आयन है एक, और डोप्ड विद कैडमियम, कैडमियम हो रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज, तो इसका 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 Ag पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो 2 Ag रिमूव होंगे, तो एक कैडमियम डोप्ड होगा, तो 2 Ag चलेगी, एक जगह कैडमियम आ गया तो वैकेंसी 1 हो जाएगी। वैकेंसी 1 हो जाएगी तो कौन से टाइप का डिफेक्ट होगा? इसका मतलब जिसमें वैकेंसी प्रोड्यूस होती है तो उसको कौन सा टाइप का बोलोगे? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Ag प्लस आयन, जो हो गए आपके रिमूव हो गए, तो इसका मतलब डेंसिटी डाउन हो गया, तो शॉर्ट की टाइप का डिफेक्ट हो जाएगा। तो आपका Ag, अच्छा इसमें एक चीज हो रहा है कि Ag प्लस आयन आपके जा रहा है, सर इसका आंसर थर्ड गिवन है। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, इसलिए कर रहा था मैं, कि मैं कह रहा हूँ कि इसमें Ag, क्वेश्चन नंबर 7 था ना कि व्हेन AgCl क्रिस्टल डोप्ड विद कैल्शियम क्लोराइड देन प्रोड्यूस A, तो इसमें देखो 2 Ag पॉजिटिव जा रहे हैं, तो 2 जगह खाली हो गई, 2 Ag पॉजिटिव चलेगी, एक जगह पे कैडमियम आ गया और एक Ag बिल्कुल खाली रह गया, खाली को हम बोलते हैं होल। तो जिसमें होल प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि शॉर्ट की तब होता जब कैटायन और एनायन दोनों रिमूव होते, लेकिन सिर्फ कैटायन रिमूव हो रहा है और एक जगह खाली हो रही है, तो होल प्रोड्यूस हो रहा है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या फर्क होता है और होल में? तो जब मान लो कैटायन वाली जगह भी खाली होती, एनायन जगह वाली खाली होती, तब तो हम शॉर्ट की बोलते, तो शॉर्ट की नहीं हुआ, इसलिए फिर आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा, होल ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। 14 तक बेटा किसी का और? सर 8th। 8, a certain sample of cuprous sulfide is found to have composition, ये दे रखा है 1.9 to 1 because of incorporation of Cu+2 in the lattice। ठीक है, मतलब मेटल का एक्सेस बता रहा है, द रेशियो ऑफ कॉपर Cu2 एंड Cu ion इन द क्रिस्टल। देखो बेटा 8 वाली प्रॉब्लम में, 8 में कह रहा है कि कॉपर है आपके पास 1.92 और सल्फर है 1, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्लियर करना है। इसमें कॉपर क्लियर है कि अंदर दे रखा है कि कॉपर +2 में भी है और कॉपर +1 में भी। हम क्या कर देते हैं, Cu+1, Cu+2 और सल्फाइड आयन। सपोज हमें क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ Cu+2 एंड Cu आयन। देखो पहले देखो Cu+1, Cu+2 को या किसी को x ले लो, एक ले लो, Cu+2 को x ले लो, ये एटम हो गए x हमारे पास, Cu+2 के x हो गए, तो टोटल कितने दे रखे हैं 1.92, तो ये कितना हो गया 1.92 माइनस x, तो सल्फाइड दे रखा है 1। चार्ज निकाल लो बेटा,
चार्ज है एक का एक है, जितने भी होंगे इससे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.92 माइनस एक्स। इसका एक का 2 है तो ये हो गया 2x। सल्फाइड एक है तो ये होगा 2। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे वो प्रॉब्लम किए थे हमने, जब थ्योरी की थी तो बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं हमने। बैलेंस कर दो आप, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ये वाला प्लस ये वाला, तो 1.92 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज यही वाला 1 इंटू 2 2। तो सोल्व कर लो बेटा इसको। 1.92 माइनस एक्स प्लस 2x तो कितना हो गया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1.92, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो आप। 8.0, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0.08। अब आप चेक कर लो ऊपर वाला, तो आपने Cu प्लस 2 को बोला था एक्स की वैल्यू आ गई 0.08, और Cu प्लस 1 जो होगा वो है आपके पास 1.92 माइनस एक्स। माइनस कर लो ये 4 8 1.84 Cu प्लस 1 आ गया। आपको निकालना क्या वो चेक कर लो। एट नंबर प्रॉब्लम था आपका। इसमें निकालना क्या, Cu प्लस 2 आयन एंड Cu प्लस आयन क्रिस्टल। तो Cu प्लस 2 भी आ गया, Cu प्लस 1 भी आ गया। Cu प्लस 2 को आपने क्या लिया था, x। Cu प्लस 2x हो गया 0.08, Cu प्लस 2 वाला आ गया 1.84। सोल्व कर लो बेटा, ये निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा। तो ये देखो 0.0 में दे रखे हैं सारे, तो Cu प्लस 2 और Cu वाला निकाल लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे। Yes, सेम sir. वही चीज है जो पहले हमने की थी, बस तो क्वेश्चन का थोड़ा डिमांड अलग हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा 14 तक किसी का और प्रॉब्लम। Sir, 14th. Sir, 11th भी. 11th भी और 14 देखो। देखो 11th क्या कह रहा है कि SnCl4 इज कलरलेस लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, मेल्टिंग पॉइंट इतना, वाइल SnCl2 इज व्हाइट सॉलिड, मेल्टिंग इतना। विच टाइप ऑफ सॉलिड आयनिक मोलिक्यूल मोस्ट लाइकली टू फॉर्म SnCl2 सॉलिड भाई। तो बेटा ये देखो 11th वाला टॉपिक होता था कि 11th वाले टॉपिक से रिलेटेड है। एक होता है SnCl4, इसमें टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और कन्वर्ट कर रहे हो SnCl2 +2। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर कम होता है, फेजेंस रूल होता है 11th में, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या बताना है, Sn+4। देखो 11th वाला पूछ रहे हो, Sn+4 से आप कन्वर्ट कर रहे हो Sn+2, तो इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है। सिंपली जनरल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसका मतलब इसमें कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो। नहीं, Sn+4 से जा रहे हो +2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। कम हो रहा है तो कोवलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो ये आयनिक आ जाएगा। फेजेंस रूल फ्रॉम 11th केमिकल बॉन्डिंग, वहां से क्वेश्चन उठाया हुआ ये। और चलो बेटा 15 तक। Sir, 14th. 14 कह रहा मोस्ट मेलिएबल मेटल कॉपर सिल्वर गोल्ड हैव क्लोज पैक्स ऑफ द टाइप।
देखो ये जो मेलिएबल मेटल होती है ये पैकिंग से रिलेटेड होती है, और कॉपर सिल्वर गोल्ड, थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कॉपर सिल्वर गोल्ड ये जो होते हैं मेलिएबल हैं तो ये सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट होंगे तो बेटा आप बीसीसी की तरफ जा सकते हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, क्योंकि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग तो ज्यादा है, तो इसलिए वो तो हार्ड होंगी तो वो इस तरफ जाएंगी हेक्सा में या सीसीपी में, एससीपी में, बीसीसी हो सकता है बेटा। सॉफ्ट मतलब पैकिंग थोड़ी कम, कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। यही तो कंपटीशन है ना बेटा, कंपटीशन में वो आपको रियलाइज करवाएगा कि जो आपने पढ़ी है केमिस्ट्री 11th की 12th की वो सारी अप्लाई करो। सर इसका आंसर सीसीपी दे रखा है सेकंड वाला। मेलिएबल में सीसीबी वही है कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो आपका है थियोरेटिकल। मोस्ट मेलिएबल मेटल कॉपर सिल्वर गोल्ड हैव क्लोज पैकिंग। अच्छा इसमें क्लोज दे दिया बेटा, तो इसमें याद करना पड़ेगा। देखो ये क्लोज नहीं होता, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो होता है वो क्लोज नहीं होता, इसने दे रखा है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग जो होगा या तो एचसीपी होगा या सीसीपी होगा, फिर याद करना पड़ेगा बेटा सीसीपी में। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जनरली, डी ब्लॉक एलिमेंट या तो एचसीपी होते हैं या सीसीपी होते हैं, तो ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट ही है कॉपर सिल्वर गोल्ड। जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा मैं। तो एचसीपी या सीसीपी मैंने जब उसने बोल दिया कि मोस्ट मेलिएबल है तो याद करना पड़ेगा हमें इसमें जो भी आपका आएगा। नेक्स्ट आ जाओ बेटा लेवल 3rd में। सर फर्स्ट। लेवल 3rd में फर्स्ट कह रहा है मिनरल हैविंग द फार्मूला AB2 क्यूबिक क्लोज पैक लेटिस विद ए एटम। तो ए तो बता रहा है लेटिस पॉइंट, तो ए का मतलब एक चला गया कॉर्नर में प्लस फेस सेंटर में, ठीक है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, देखो AB2 टाइप कह रहा है तो सीधी सी बात है या तो CF2 टाइप कह रहा होगा। CF2 में इसका जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 होता है। AB2 टाइप से जिसमें ये A जो होता है वो कॉर्नर और फेस सेंटर पे चला जाता है, फी जो फ्लोरीन होता है टेट्राहाइड्रोलाइड में जाता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो A एटम ऑक्यूपाइंग द लेटिस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B। तो B मतलब फ्लोरीन का पूछ रहा है, 4 आ जाएगा बेटा। कोड में पूछ रहा है वो क्वेश्चन, CF2 को ही AB2 लिख दिया उसने। नेक्स्ट चलो बेटा 8 तक। सर थर्ड। थर्ड आपके पास ये वाला एग्जांपल दे दिया, TL AL SO4 twice XH2 इज ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ए की वैल्यू दे दी, डेंसिटी इतनी दी, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो पहले तो डेंसिटी निकाल लो, हिंट दे देता हूं कैलकुलेशन कर लेना। डेंसिटी इज इक्वल टू Z मोलर मास एवोगैड्रो नंबर इनटू AQ। डेंसिटी आपको दे रखी है 2.32, Z की वैल्यू है, फेस सेंटर्ड है तो 4 आ गया, M डैश हम निकाल लेंगे, एवोगैड्रो नंबर है 6 × 10⁻23। ए की वैल्यू भी दे रखी होगी 1.21 नैनोमीटर, 10⁻⁹ मीटर है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे।
इससे सोल्व कर लेना बेटा, इससे एम डैश आ जाएगा। एम डैश की वैल्यू इससे इक्वेट कर देना, एम डैश इज इक्वल टू जो थेलियम का हो एटॉमिक वेट, जो एल्यूमिनियम का हो, सल्फेट का हो, इंटू ट्वाइस कर देना, प्लस एक्स इंटू H2O कर देना। तो ये वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी। एम थेलियम की वैल्यू एटॉमिक वेट चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, जो फार्मूला जो आपकी टेबल से दे रखा हो, और नहीं हो तो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक नंबर का डबल कर देना। एल्यूमिनियम का पता ही होता है जनरली, सल्फेट का पता है, XH2 आ जाएगा, तो वो वैल्यू पुट कर देना हो, तो आपके पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा। कर लोगे? यस सर, हो जाएगा। 8 तक बेटा किसी का और? सर 8। 8 नंबर। एट नंबर कह रहा है व्हेन हीटेड अबोव आयरन चेंज इनटू क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम, पहले कहता है आयरन था, उसकी स्ट्रक्चर थी पहले BCC, ठीक है, 2 क्यूबिक क्लोज, फिर कर दी CCP। Assuming the material radius of atom दोनों the ratio of density of body centered cubic to that of cubic, देखो डेंसिटी, तो डेंसिटी निकालो आप, इसकी डेंसिटी BCC में निकालोगे Z M डैश, आओगे तो नंबर A क्यूब, इसका भी क्या आ जाएगा Z M डैश, आओ गैदर नंबर A क्यूब, तो डेंसिटी BCC डिवाइडेड बाय डेंसिटी CCP कर देते हैं, तो BCC में Z जो आएगा वो Z मोलर मास तो सेम रहेगा, Z अपॉन A क्यूब अपॉन BCC, और Z अपॉन A क्यूब अपॉन CCP, बाकी तो एवोगैड्रो नंबर कैंसिल हो जाएगा, M डैश कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो बेटा। अगर इसको सोल्व करोगे आप, Z BCC में 2 होता है, और BCC में 2 देखो BCC 2 क्या होता है, अंडर रूट 3A इज इक्वल टू 4R होता है, तो A की वैल्यू आ जाएगी 4R बाई रूट 3, तो 2 डिवाइड कर देना 4R बाई रूट 3 का क्यूब, डिवाइडेड बाई, फिर देखो आप डेंसिटी CCP का Z की वैल्यू 4 होती है, A FCC या CCP के लिए अंडर रूट 2A इज इक्वल टू 4R होता है, तो A इज इक्वल टू 4R बाई रूट 2, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई A क्यूब का वैल्यू रखूंगा, तो A इज इक्वल टू 4R बाई रूट 2 का क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ BCC और डेंसिटी ऑफ CCP, ये तो आ गया 2, 4R क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3R क्यूब मतलब 3 रूट 3 आ जाएगा, ये आ गया 4R क्यूब तो चला गया, ये कितना है ऊपर जाएगा ना, ये अंडर रूट 3 और 4 ये अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर 2 रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा देखो आपके पास 4 इंटू 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये होगा 3 रूट 3 और 4 रूट 2, कैलकुलेट कर लोगे बेटा आंसर आ जाएगा वो। ध्यान रखना या A की क्यूब BCC में अलग आएगी और FCC में अलग आएगा। सर 7th क्वेश्चन। 7th कौन से वाले का बेटा? लेवल 3। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ डायगनली अपोजिट एज, देखो डायगनली अपोजिट एज को अगर करेंगे तो देखो एज जो होता है एज के 2 ही किनारे होते हैं, जैसे एज ये है और इधर एज है,
तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसके दो किनारे होते हैं, ये और ये, इसको C2 एक्सिस बोलते हैं। अगर कोई कॉर्नर होता है, कॉर्नर के 3 एक्सिस होते हैं, जो कॉर्नर जो होता है, कॉर्नर को C3 बोलते हैं। और फेस सेंटर होता है, तीनों चीजें बता देता हूँ मैं। फेस सेंटर के 4 कॉर्नर होते हैं। तो जब भी आप देखो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ डायगनली अपोजिट एज, एज आ जाए तो C2 एक्सिस, 2 फोल्ड एक्सिस, C2 एक्सिस बोलोगे ये। और जो 4 फोल्ड होगा ये होगा आपका फेस वाला, C2 होगा एज वाला। 6 फोल्ड जो होगा वो आपका हेक्सागोनल है ही, और 3 फोल्ड जो होगा वो होगा आपका कॉर्नर वाला। कॉर्नर में 3 कोने होते हैं, उसको 3 फोल्ड बोलते हैं। और फेस में 4 कोने होते हैं, 4 फोल्ड बोलते हैं। एज में 2 कोने होते हैं, C2 फोल्ड बोलते हैं। तो वो एज बोल रहा है, उसके 2 कोने होते हैं, इसलिए 2 फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलो। क्लियर? यस सर। गुड बेटा, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे जो वाकई आपने पूछे हैं, पूछने लायक भी थे। नेक्स्ट चलो बेटा, फिर आया आपका केल्विन आर्काई, जो नीट और AIPMT में प्रॉब्लम आई हुई है, वो वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप 1 से लेके 11 तक पहुंच सकते हो, आप 1 to 11। सर इसका 8th का आंसर सही आ ही नहीं रहा। 8th का आंसर नहीं आ रहा आपका। एथ वाला प्रॉब्लम है, लिथियम हैड ए BCC स्ट्रक्चर डेंसिटी इतनी, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ लिथियम। देखो BCC दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है 8th का Z मोलर मास एवोगैड्रो नंबर A का क्यूब। देखो डेंसिटी दे रखा है 530 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका मतलब किलोग्राम पर मीटर है, या तो आप SI यूनिट में सारा ऑप्शन सोल्व करो। 330 Z की वैल्यू लिथियम BCC है तो 2 आ गया। मोलर मास रख दो आप, लिथियम है तो 7 ग्राम होता है, 10⁻³ किलोग्राम रखना होगा आपको, SI यूनिट में पूछ रहा है वो। तो M हो गया एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ही है, तो 6 × 10⁻23। A को मीटर में रखना पड़ेगा आपको, तो A देख लो कितना है, एटॉमिक मास 6.94 को मैंने 7 ले लिया, आप 6.94 भी लिख सकते हो। ये ग्राम पर मोल है, हम किलोग्राम में रखेंगे, 10⁻³ लगेंगे। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ लिथियम। एज लेंथ आपने निकालना, अब बेटा निकाल लो आप, A की वैल्यू निकालो आप। पहले किस में निकालोगे, A निकलेगी मीटर के अंदर, मीटर को फिर आप किस में सोल्व करोगे, पिकोमीटर में। कर लोगे या कैलकुलेशन कर दूं, अब हो जाएगा सर हो जाएगा। सर 11 बता दो। 11 तो अभी बताया बेटा, ऊपर वाला अभी क्वेश्चन किया था। डेंसिटी ऑफ एग्जिबिट BCC और डेंसिटी ऑफ रूम टेम्परेचर 900, द रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर इतना। ये आपको क्या दे रखा है, आयरन एग्जिबिट पहले BCC स्ट्रक्चर दे रखा है, और फिर कह रहा है डेंसिटी रूम टेम्परेचर टू दैट एट 900 और रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर, और ट्रांसपोर्ट टू FCC। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी सोल्व किया था, डिटो वही क्वेश्चन है, सिर्फ उसकी वैल्यू, उसने क्वेश्चन की थोड़ी फ्रेमिंग चेंज कर दी। ये डेंसिटी वाला, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला बिल्कुल सेम है। BC से FCC किया है, ये ठीक है सर, कर लेंगे, सब कर लेंगे। एम्स वाले क्वेश्चन में देख लो बेटा, किसी का कोई प्रॉब्लम हो एम्स में जो आते हैं। एम्स में देखो आर्काइव दे रखा है 1 से लेके 9 तक। ये 8 वाला भी बिल्कुल वही है बेटा जो अभी अभी हमने किया था, आयरन एग्जिबिट वही वाला, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी बार बार पूछ रहे हैं एक दो बच्चे। 7 नंबर देखो, अब कहता है इन HCP ऑफ A हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल आर ऑक्यूपाइड बाय व्हाट इज द फार्मूला। देखो HCP ऑफ A का कहता है HCP यूनिट सेल है। HCP का मतलब है Z की वैल्यू A की जो आ गई वो 6 आ गई, तो A हो गए 6, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए 12,
और ऑक्टाहेड्रल हो गए 6। लेकिन फिल कहाँ करना है वो आपको बता रहा है। टेट्राहेड्रल आर ऑक्यूपाइड बाय बी, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल, हाफ 12 में से 6 आपने फिल करने, तो 6 टेट्राहेड्रल 6 बी आ गई। तो ए भी 6 है और बी भी 6 है, तो ए 6 बी 6, तो ए 6 बी 6 कर दो, सिंपलेस्ट कर दोगे तो ए बी आ जाएगा। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नहीं है सर। सर वो 1/3 है, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये अच्छा, ये 1/3 है, 2 नहीं है, 1/3 है, तो 1/3 करो बेटा। टेट्राहेड्रल 12 का कर दो 1/3, 1/3 का मतलब 4 भरोगे आप, तो बी आ गए 4, तो इसका मतलब ए हो गए 6, बी हो गए 4। अब सिंपलेस्ट कर लो, A3B2, ये ऑप्शन देख लो, A3B2 दे रखा है, वो दे दोगे आंसर। ठीक है, सर पीछे तो ए दे रखा है, हैं? A2B3 दे रखा है पीछे। A2B3 कैसा है, क्योंकि A की वैल्यू तो आई 6 और B 1/3 हो गए आपके 12 के, 12 का 1/3 हो गया मतलब 4, A6 आए B4 आए, तो सिंपलेस्ट करूंगा A3B2 आना चाहिए बेटा। A3B2 मतलब सेकंड ऑप्शन आएगा आपका, A3B2। क्लियर हो गए बेटा सभी के प्रॉब्लम सॉलिड स्टेट वाले? चलूं आगे? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर तो आज मैं आपकी डीपीपी डिस्कस नहीं करूंगा, अभी नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली जो डीपीपी दी थी वो करेंगे हम, क्योंकि इसमें काफी टाइम चला गया, तो हम कुछ काम आगे बढ़ा लेंगे। देखो बेटा, लास्ट क्लास तक मैंने ये किया सर, था कि, हाँ सर बोलो। ओनली 2 क्वेश्चंस है और क्या कहते हैं मंडे को टेस्ट भी है, ओनली 2 क्वेश्चंस है मेरे। हैं? मंडे को टेस्ट है और सर 2 क्वेश्चन है ओनली। मंडे को टेस्ट है और मेरे 2 क्वेश्चन है डाउट्स में ओनली। बेटा मेरे पास सामने नहीं है ना, फिर ज्यादा मुझे वापस जाना पड़ेगा, सारा वापस करना पड़ेगा हमें। सर मैं प्रेजेंट कर दूं या फिर? प्रेजेंट आप करोगे तो सारा उड़ जाएगा, बोल दो आप, बोल दो, इतने क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन आगे, बोल दो आप। बोलो आप, बोलो, सुन रहा हूँ। सर मेरे को खोलना पड़ेगा, मैं तो खोल के बताता हूँ 2 मिनट में। बताओ बेटा, बताओ। सर पीपी में ये क्वेश्चन था, उसमें हाईएस्ट कंडक्टिविटी बतानी थी ठीक है, और सबकी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दे रखी थी। ठीक है बेटा। उसमें 4 ऑप्शन थे, CH3COOH, अच्छा, एक NaCl था अच्छा, और KNO3 हाँ, और HCl। हाँ, तो तो सर सबसे इसका ज्यादा बेटा आंसर, एच है ना, HCl आ जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन है ना सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा सर कंडक्टेंस। आंसर में NaCl गिवन था। तो यस सर, HCl, मैं भी यही पूछ रहा था। अच्छा, तो HCl एक्वस था या लिक्विड था, ये और बता दो मुझे। सर ये H मेंशन नहीं है। सर ओनली 0.1 मोलर HCl दे रखा है। 0.1 मोलर एसिटिक एसिड भी दे रखा है, 0.1 मोलर NaCl भी दे रखा है, और 0.1 मोलर KNO3 भी दे रखा है, और 0.1 मोलर HCl भी दे रखा है। बेटा एक्वस होगा तो HCl आ जाएगा आपको, H पॉजिटिव आयन की सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होती है ना, HCl हो जाएगा उसको। क्लियर? देखो Cl तो कॉमन ही है, इसी में खुद ही देख लो ना आप, NaCl और HCl देख रहे हो आप, तो Cl तो कॉमन ही हो गया, इनकी तो बराबर होगी, तो Na और H में किसकी ज्यादा होती है कंडक्टेंस? H पॉजिटिव की, तो H पॉजिटिव ज्यादा दे देगा, HCl ज्यादा हो जाएगा।
सर एक और डाउट है, मैं बोलता हूँ। हाँ बोल दो बेटा। द करेक्ट एक्सप्रेशन इन एसआई यूनिट सिस्टम रिलेटेड to the equivalent conductance, specific conductance and equivalent concentration H। और अच्छा, जो सर मेरे हिसाब से तो कप्पा इंटू 1000/c होना चाहिए था, लेकिन कप्पा इंटू 10⁻³ दे रखा है। हाँ तो बेटा वो तो सीजीएस में होता है ना जो हम पढ़ते थे। अगर कापा इन 2000/c लेते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किस में होती है हमारी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और कापा किस में होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में। तो ये सेंटीमीटर वाला होता है ना, कंसंट्रेशन मोलरिटी में हो जाता है मोलरिटी। ये वाला फार्मूला तो तब होता है जब हम सीजीएस में लेते हैं। जब हम इक्विवेलेंट ओके कंडक्टेंस सर। ये निकालेंगे तो फिर वो हट जाएगा, एम एस में निकालेंगे तो 1000 हट जाएगा बेटा। ओके सर, समझ गया। क्लियर? चलो यस बेटा सर। आगे चलो। यस सर। नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने आपको जहां तक टॉपिक छोड़ा था वो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। आई एम रिपीटिंग कि हम ये देख रहे थे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। ये वाला टॉपिक हमने किया था बेटा। तो मैंने आपको बोला था कंडक्टेंस में ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारे पास कापा है तो ऑन डाइल्यूशन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब डाइल्यूशन करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो डिक्रीज होगी, लेकिन मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। फिर हमने ये पढ़ा था कि ये हमने देखा था फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने बोला था बेटा कि जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो लेमडा मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। लेकिन इंक्रीज कैसे होगी ये हमने किया था कि जैसे मोलर कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो लेमडा नॉट माइनस बी रूट सी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा। बट ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट अब हम देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा। तो हमने कहा था कि भाई ये ग्राफ लिया हमने, इधर लेमडा एम लिया, इधर एक डाउट। कंसंट्रेशन का हमने क्या लिया, अंडर रूट लिया। तो हमने ये पॉइंट बनाते जाएंगे इसको, स्ट्रेट इक्वेशन को आप जब यहाँ मिलाओगे तो लेमडा नोट इन्फिनिटी मिल जाएगा आपको। तो हमने ये पढ़ा था लास्ट क्लास तक कि अगर लेमडा नोट इन्फिनिटी हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालना है देन हम ग्राफ के एक्स्ट्रापोलेशन से निकाल सकते हैं। बट ऐसा हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कर सकते हैं बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये नहीं हो सकता। यहाँ हमने टॉपिक छोड़ा था पिछली क्लास वाला। हाँ कुछ कह रहे थे बेटा, आप कुछ कह रहे थे, बोलो। डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस का क्या असर होगा? तो कंडक्टेंस यही है ना बेटा, कौन सी टाइप की कंडक्टेंस है आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस है तो डिक्रीज होगी, और अगर मोलर या इक्विवेलेंट ओनली कंडक्टेंस 1/r का क्या होगा? 1/r कंडक्टेंस ओनली। वो जो कंडक्टेंस होगा उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सी वाली कंडक्टेंस है आपकी, स्पेसिफिक है या मोलर है। ये डिफाइन करना पड़ेगा, सीधा कंडक्टेंस नहीं बता सकते हम। कंडक्टेंस बताना पड़ेगा हमें कौन सी वाली है। क्लियर? ओके सर। जनरल कंडक्टेंस हो तो आप ये ले सकते हो आप, मोलर या इक्विवेलेंट, क्योंकि ये स्पेसिफिक वाली चीज होती है ना। अब देखो बेटा, अगर मान लो हम ये कह देते हैं कि इफेक्ट ऑफ, ये टॉपिक दे देते हैं अपने, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सपोज बेटा हमने कंडक्टेंस मतलब मोलर या इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, लेमडा की बात कर रहा हूँ, जनरल कंडक्टेंस की बात नहीं कर रहे हम। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन लेमडा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन आयोनाइजेशन ऑफ
weak electrolyte will be increased on dilution. Ionization of weak electrolyte will be increased. ये होता है 11th क्लास का ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लो, इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ते हैं ओस्टवार्ड। तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर है, तो कहता है कि जितना सी कंसंट्रेशन कम करोगे अल्फा उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑन डाइल्यूशन आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी इंक्रीज्ड along with increase in वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। भाई जैसे पानी के अंदर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जैसे एसिटिक एसिड, हम पानी बढ़ा रहे हैं तो पानी भी बढ़ रहा है, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन साथ की साथ में क्या होगा कि डाइल्यूशन पर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका आयनाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है। सो देयर इज ए rapid increase in mobility of ions of वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी बढ़ाएंगे तो दो चीजें बढ़ेंगी, एक तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा सॉल्वेंट का बेटा, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और साथ की साथ में आयनाइजेशन भी बढ़ जाएगा, तो दो चीजें बढ़ेंगी। तो हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे भाई, जो आपके रूल था उसके अकॉर्डिंग ये लेमडा मोलर कंडक्टेंस और अंडर सी, हम तो सोच रहे थे कि भाई ऐसे बढ़ना चाहिए स्ट्रेट लाइन, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, तेजी से ऐसे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये जो हो जाएगी वो रैपिड इंक्रीज इन मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज नहीं होगा, और ये इंक्रीज ऐसे रैपिडली हो जाएगा, रैपिड इंक्रीज हो जाएगा। जब रैपिड इंक्रीज क्यों हुआ, दो रीजन हो गए बेटा, दो फैक्टर काम करने लगे। एक तो आयनाइजेशन बढ़ने लग गया, आयन बढ़ने लग गए, एज जैसे मान लो किसके लिए ले सकते हैं, एज फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl लेते तो स्ट्रेट लाइन में बढ़ता, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो तेजी से बढ़ जाएगा, तेजी से बढ़ेगा तो बेटा इस लाइन को तो टच नहीं करेगा कभी भी। तो लेमडा नोट इन्फिनिटी हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारे पास। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गया हमारे पास, देखेंगे हम। तो वी कैन से दैट सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट we cannot determine lambda infinity for weak electrolyte, we cannot determine lambda infinity, मतलब molar conductance at infinite dilution. So for weak electron, we can't determine lambda naught infinity by extrapolation of curve. Between lambda versus या lambda and अंडर रूट सी। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लास्ट क्लास में आपने देखा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो सीधी लाइन खींच के आप यहाँ तक ले आए थे, लेकिन यहाँ सीधी लाइन नहीं खींच सकते, बिकॉज रैपिड इंक्रीज हो जाता है कंडक्टेंस में। किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट में रैपिड इंक्रीज के दो रीजन है बेटा, एक तो सॉल्वेंट तो बढ़ ही गया, साथ में आयनाइजेशन भी बढ़ गया, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए आप इस ग्राफ को कभी भी यहाँ टच नहीं करा पाओगे। सो यू कैन से दैट
So for weak electrolyte we cannot determine lambda infinity मतलब molar conductance at infinity by extrapolation of curve between lambda and under root c. Clear? कोई डाउट बेटा? कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो ग्राफ से निकाल सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आप ग्राफ से नहीं निकाल सकते। तो प्रॉब्लम ये आती है हमारे पास, क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर कैसे निकालें भाई लैम्डा नॉट इन्फिनिटी मतलब मोलर कंडक्टेंस एट मतलब मैक्सिमम कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालें। तो देखो नोट लिख रहा हूं मैं फिर, नोट लैम्डा इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेमडा इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट वीक है कोई तो हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते, तो किससे निकालेंगे? लेमडा इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड, एक रूल करेंगे बेटा अभी हम, कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोलराउस रूल of independent migration of ions। ये रूल करेंगे बेटा, अभी हम करने जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा यही होगा। तो लेमडा इन्फिनिटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड, और ये भी कैलकुलेट होगा बेटा, डिटरमाइन नहीं होगा, कैलकुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ कोलराउस रूल ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा इन्फिनिटी निकालना है तो किससे निकालोगे बेटा? आंसर दे सकते हो आप मुझे? लेमडा इन्फिनिटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का किससे निकालोगे? प्लॉट एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ। एक्स्ट्राप्लोटेशन ऑफ ग्राफ, वेरी नाइस आंसर बेटा। अगर लेमडा और अंडर रूट सी के बीच ग्राफ है उसको एक्स्ट्राप्लोट कर दो तो मिल जाएगा वो। लेकिन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते बेटा, ग्राफ से, ग्राफ से हम नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे? एक हेल्प लेंगे, एक रूल की हेल्प लेंगे। उस रूल का क्या नाम बताया मैंने बेटा? कोलरास रूल फॉर इंडिपेंडेंट, कोलराउस रूल ऑफ, रशियन था ये आदमी, रशिया का था। कोलराउस रूल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा बेटा कि कोलराउस रूल क्या होता है, तभी तो निकाल पाएंगे हम ये फिर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कोलराउस रूल। तो नेक्स्ट आता है बेटा अपना सर एक बार ऊपर कर दीजिए 1 सेकंड के लिए। और नीचे करो बेटा, हो गया? नहीं सर हो गया, थैंक यू। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है बेटा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस अगर निकालनी है तो सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं हम, प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते, सिर्फ हेल्प ले सकते हैं, कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। और कैलकुलेशन जो करेंगे वो भी एक रूल्स की करेंगे जिसका नाम है कोलराउस रूल। तो अब देखते हैं बेटा ये कोलराउस रूल क्या है फिर हमारे लिए। तो इसका पूरा नाम है बेटा कोलराउस रूल ऑफ independent migration of ions। इस पूरे रूल को बोलते हैं हम कोलराउस रूल ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, मान लो किसी इलेक्ट्रोलाइट में हम बहुत ज्यादा पानी मिला दें, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन all the ions of electrolyte are migrated, मतलब मूव करते हैं, आर मूव्ड या माइग्रेटेड इंडिपेंडेंटली
without affecting to each other. ये कह रहा है एज्यूम कर लो ऐसा कि अगर आप इन्फिनिटी डाइल्यूशन कर लेते हो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑल द आयंस, एक इलेक्ट्रोलाइट से जितने आयन बनने हैं वो बन जाएंगे सारे बेटा। ऑल द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर माइग्रेटेड, वो मूव करेंगे, कहता है इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे को टकराएंगे नहीं, एक दूसरे से इफेक्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन है और कोई आयन इधर मूव कर रहा है, कोई आयन इधर मूव कर रहा है, कोई आयन, और एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग टू ईच अदर। सो फिर उसने क्या बोला देखो, कहता कैलकुलेशन बना लो। क्या कैलकुलेशन बना लो? कहता सो टोटल मोलर कंडक्टेंस of electrolyte is the algebraic sum of conductance of individual ions। इंडिविजुअल्स आयन। सपोज देखो एग्जांपल देखो, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास ए बी सॉल्ट है और इसको मैंने इन्फिनिटी डाइल्यूशन में डाल दिया, बहुत ज्यादा पानी मिला दिया, तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया बेटा, ए और बी नेगेटिव, ये एक्वस और ये एक्वस। अब ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है और दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। अब एज्यूम कर लेते हैं, तो मोलर कंडक्टेंस जो आपकी टोटल निकाल ली हमने, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए बी साल्ट की निकाल ली, इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस जितनी ए पॉजिटिव आयन की होगी प्लस कर दो, कहता है ए बी नेगेटिव आयन की, लेकिन कब? इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर। इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर। सो ये रूल क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू दिस रूल एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन ऑल द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर माइग्रेटेड इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग टू ईच अदर। सो टोटल मोलर कंडक्टेंस of electrolyte is algebraic sum of conductance of individual ion। ऐसा ले लेना आपने। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर तो फिर क्या कहते हैं, किसी पर्टिकुलर आयन का अगर हम मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे तो उसे सेपरेट करना पड़ेगा। हाँ वो सेपरेट देगा बेटा, क्वेश्चन में देगा आपको, इंडिविजुअल कैलकुलेशन देगा आपको। सपोज देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरे पास क्या है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड, जैसे एग्जांपल ए भी नहीं लिया मैंने आपके स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया। सपोज लेट वी टेक ए स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एसिटिक एसिड। तो यू नो एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COH। तो मैं क्या कहूंगा, एट इन्फिनिट डाइल्यूशन क्या होगा? एट इन्फिनिट डाइल्यूशन बेटा, मैं सोचूंगा कि इन्फिनिट डाइल्यूशन पे कंप्लीटली आयनाइज हो गया, मैं कहूंगा CH3COH कंप्लीटली आयनाइज हो गया, तो क्या बनाएगा ये देखो, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे अगर एसिटिक एसिड का कैलकुलेशन करना है एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन, तो मैं कैलकुलेशन बनाऊंगा बेटा। क्या बनाऊंगा देखो, अब मैं कहूंगा लेमडा इन्फिनिटी ऑफ एसिटिक एसिड किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इजिकल टू लेमडा इन्फिनिटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस लेमडा इन्फिनिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। एज्यूम कर लेंगे जितने आयन बनते हैं उन सब का अलजेब्रिक सम ले लेंगे। क्लियर बेटा? अब क्लियर है? यस सर। अगर हमारे पास कोई और साल्ट है बेटा, एज एग्जांपल कोई और साल्ट है, एसिटिक एसिड जैसा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड साल्ट है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड साल्ट मतलब एग्जांपल ले लिया मैंने, एज एग्जांपल मैंने ले लिया AXBY, ये ले लिया सपोज AXBY साल्ट है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, AXBY को ब्रेक करूंगा, तो ये इसका चार्ज है, ये इसका चार्ज है, तो आयन कौन से बनेंगे देखो बेटा, AY पॉजिटिव
प्लस बी एक्स नेगेटिव। बैलेंस करोगे ए के कितने आयन है एक्स, तो एक्स आयन ए के, बी के कितने आयन है वाई के। तो अब मुझे अगर इस, अब मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख दी, अब मुझे देखो टोटल निकालना है, तो कैसे कैलकुलेशन करूंगा मैं, लेमडा इन्फिनिटी ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू लेमडा इन्फिनिटी ऑफ ए वाई पॉजिटिव आयन प्लस लेमडा इन्फिनिटी ऑफ बी एक्स नेगेटिव आयन। लेकिन ए पॉजिटिव है कितने वो भी तो लिखने पड़ेंगे, एक्स है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वाई है तो वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये फार्मूला आ जाएगा। मतलब जैसे मैं और स्पेसिफाई करता हूं, इसको देखो क्लियर करता हूं मैं। जैसे सपोज मुझे लेना पड़ेगा कैल्शियम फास्फेट, एज एग्जांपल मेरे पास है कैल्शियम फॉस्फेट। इस कैल्शियम फॉस्फेट का टोटल कैलकुलेशन करना है मुझे, इन्फिनिटी डाइल्यूशन पे कितना कंडक्टेंस होगा, तो कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला लिखूंगा मैं, कैल्शियम फॉस्फेट, ये आ गया बेटा। तो इसको कैसे सोल्व करूंगा बेटा मैं, देखो कैल्शियम फॉस्फेट PO4 का ट्वाइस, एरो कैल्शियम आयन, ये वाली वैलेंसी इसकी और ये वाली इसकी, प्लस फॉस्फेट आयन। बट मुझे इसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा बेटा, कैल्शियम है 3, तो 3 कैल्शियम, फॉस्फेट है 2, तो 2 फॉस्फेट। अब मुझे टोटल कैल्शियम फॉस्फेट का कंडक्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, देखो मैं ऐसे लिखूंगा ना बेटा, लेमडा नॉट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज इक्वल टू लेमडा नॉट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस लेमडा नॉट ऑफ, या इन्फिनिटी कुछ भी कर दो, फॉस्फेट आयन। बट बाद में बैलेंस भी तो करूंगा, कैल्शियम आयन कितने हैं 3 और फॉस्फेट आयन है 2। लेकिन ये वाली कंडक्टेंस ध्यान रखना, ये मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे हैं हम, ये जो हम निकाल रहे हैं वो मोलर कंडक्टेंस निकाल रहे हैं हम। तो मोलर कंडक्टेंस में पूरा बैलेंस इक्वेशन भी लिखना होता है। क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट? नो सर। सिंपल सिंपल चीजें हैं, देखते जाओ। अब अगर मान लो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना हो किसी का भी, तब आपको कोफिशिएंट की कोई जरूरत नहीं है। मैं नोट लिख रहा हूं, अब देखो फॉर कैलकुलेशन ऑफ equivalent conductance no use of coefficient। और आपने पढ़ा होगा since molar conductance is equal to equivalent conductance into n factor, equivalent conductance into n factor, ये फार्मूला पढ़ा था, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर। अब जैसे देखो मैंने ऊपर वाला एग्जांपल लेता हूं मैं एक बार आपके लिए। अगर मैं कह दूं AX BY का मोलर कंडक्टेंस निकालना है, तो लेमडा नॉट मोलर कंडक्टेंस ऑफ AX BY, तो मुझे क्या है, कोफिशिएंट यूज करने पड़ेंगे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ जो आपका ए वाई पॉजिटिव आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ बी माइनस एक्स नेगेटिव आयन। और उसमें मुझे कोफिशिएंट यूज करना पड़ेगा, ए का एक्स था और बी का वाई था। लेकिन यही चीज मुझे, अगर दो तरीके हैं देखो, अगर मुझे यही चीज क्या निकालनी है, मोल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए एक्स बी वाई, तो बेटा मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिख दिया, देखो ये लिख दिया मुझे, तो एक्स की कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है और इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सीधा करूंगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ लेमडा नॉट इक्विवेलेंट्स ऑफ जो ए वाई पॉजिटिव आयन है प्लस लेमडा नॉट इक्विवेलेंट्स बी एक्स नेगेटिव आयन। कोफिशिएंट का यूज नहीं करूंगा, दोनों फर्क देख लेना बेटा। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन है और इक्विवेलेंट ही निकालनी है,
तब आप कोफिशिएंट का यूज नहीं करोगे, लेकिन मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो एल्जेब्रिक सम लोगे आप। तो ऐसा आया क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये भी जरूरी है हमारे लिए समझना। और दूसरी बात, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। मान लो आप मोलर कंडक्टेंस निकाल लेते हो और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, तो फिर तो आप यूज ही कर सकते हो कि भाई मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू, जैसे मोलर कंडक्टेंस ऑफ AXBY इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AXBY इंटू एन फैक्टर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, निकालना हो तो पहले मोलर कंडक्टेंस निकालो, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो आप। जैसे ऐसा क्यों हुआ, देखो एग्जांपल देखो, प्रूव देखो। सपोज मेरे पास साल्ट है बेटा, और मेरे पास सोल्ट है, जो आपका सोल्ट ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं AXBY है। तो मैं आयनाइड करूंगा तो मैं कहूंगा Y पॉजिटिव बन जाएगा प्लस B X नेगेटिव बन जाएगा। बैलेंस करूंगा तो A के X आयन, B के Y आयन। अगर बेटा मुझे मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो मैं लिखूंगा इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस AXBY इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस Y पॉजिटिव आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस B X नेगेटिव आयन। मोलर कंडक्टेंस है तो कोफिशिएंट यूज करने पड़ेंगे, X इंटू वाई लगा दूंगा मैं। अब सपोज मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यूज करनी है, तो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। तो मैं लिखूंगा लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस AXBY इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर सॉल्ट है तो X इंटू वाई तो XY हो जाएगा। फिर देखो X, ये X आ गया। मोलर कंडक्टेंस को लिखूंगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका, Y पॉजिटिव आयन का, इसका एन फैक्टर ये होगा, पर स्पीसीज Y है तो इंटू वाई प्लस Y इक्विवेलेंट कंडक्टेंस B X नेगेटिव, इसका एन फैक्टर देखो X है, जो चार्ज होगा वही एन फैक्टर होगा X। तो इसको अगर आप शॉर्ट आउट करोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो बेटा चीज तो वही आ जाएगी, एन फैक्टर सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो आप लिखोगे इसको लैम्डा। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार फिर समझा दो रेड वाला। बेटा देखो AXBY एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट का एन फैक्टर क्या होगा, X इंटू वाई। जैसे मैं बोलूंगा NaCl, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी तो बताया था बेटा, NaCl का एन फैक्टर क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है 1, नेगेटिव चार्ज है 1, तो एन फैक्टर कितना आ गया 1। अगर मैं कह दूं मुझे K2SO4 लेना है तो एन फैक्टर कितना आएगा बेटा, पोटेशियम का चार्ज एक का 1 होता है 1 इंटू 2, या मैं ये कह दूं कि सीधा ये 2 इंटू 1, एन फैक्टर तो 2 ही आ गया ना। तो अगर मैंने साल्ट ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, तो क्या एन फैक्टर आएगा इसका बेटा, देखो एक एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है +3 6। तो मैं सीधा भी तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता मैं, 2 इंटू 3 भी तो 6 आएगा। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, सपोज मेरे पास सॉल्ट है AXBY, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा X इंटू वाई। तो मोलर कंडक्टेंस को मैंने चेंज कर दिया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दिस साल्ट इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा XY। क्लियर हुआ, क्लियर नहीं हुआ, दोबारा बताऊं सर हो गया। सॉल्ट का AXBY का मोलर कंडक्टेंस इतना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट करोगे तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। तो इसी का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर XY, ये X का X आ गया, इसकी मोलर कंडक्टेंस लिखूंगा तो इसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। तो A आयन है, उसका एन फैक्टर तो उसका चार्ज होगा, तो इसका एन फैक्टर तो Y हो जाएगा। जैसे NaCl में Na का एन फैक्टर तो +1 है, या K2SO4 में K का एन फैक्टर तो +1 है। सर आ गया समझ। हाँ यस सर। तो बेटा इसको आगे सोल्व करते जाओ फिर। तो लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट AXBY इंटू XY, इस Y को भी आगे ले आओ XY, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट A Y पॉजिटिव
प्लस ये भी एक्स वाई, लेमडा नॉट इक्विवेलेंट बी एक्स नेगेटिव। तो देखो एक्स वाई कैंसिल हो गए दोनों साइड से, तो क्या निकल आया हमारे पास, लेमडा नॉट इक्विवेलेंट ए एक्स बी वाई इज इक्वल टू लेमडा नॉट इक्विवेलेंट कैटायन प्लस लेमडा नॉट इक्विवेलेंट एनायन। तो यही मैंने बताया बेटा आपको, ये तो प्रूव करके दिखाया मैंने, और ऊपर मैंने आपको ये चीज डायरेक्टली बता भी दी। क्या बताया था ये देखो, मैंने कहा था बेटा कि अगर आपको मोलर कंडक्टेंस यूज करनी हो तो एन फैक्टर का यूज करना पड़ता है। जैसे ए एक्स बी वाई साल्ट है तो मोलर कंडक्टेंस है, तो ए के कितने आयन है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बी के कितने आयन है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट द प्लेस ऑफ मोलर कंडक्टेंस, मोलर की जगह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस करते हैं, तो एक्स वाई लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेमडा नोट बस सीधा सम कर दो आप। और या फिर ये तरीका है कि पहले आप मोलर कंडक्टेंस निकाल लो सारे की, फिर उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा। तो यही मैंने आपको प्रूव करके इधर बताया। क्लियर बेटा, कोई डाउट हो तो पूछते जाओ। इसी बात को मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया है कि ए एक्स बी वाई का, जैसे ये सॉल्ट है आपका ए एक्स बी वाई, अगर मोलर कंडक्टेंस लोगे बेटा ए एक्स बी वाई का, तो एक्स और वाई यूज करने पड़ेंगे कोफिशिएंट। लेकिन अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस करोगे तो लास्ट लाइन पे चले जाओ सीधे ही, ये देखो आया ही नहीं, देखो एक्स और वाई आया ही नहीं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है, इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है, तो सीधा ही आपको बस सम कर दो, किसी कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस देन देयर इज नो यूज ऑफ कोफिशिएंट, एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, कितने आयन है लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सम कर दो। क्लियर बेटा, किसी को डाउट? नो सर। चलूं आगे? यस सर। तो बेटा आप कोलोराउज रूल का यूज करके आप ऐसे निकाल सकते हो। तो अब आपका 11th से रिलेटेड थोड़ा पार्ट आ जाता है, इसको हम बोल देते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउज लॉ। तो पहला एप्लीकेशन यही हो गया बेटा क्या, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। हम डिटरमाइन तो नहीं कर सकते लेकिन कैलकुलेट कर सकते हैं इनफिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारे पास बेटा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है हम वो इनफिनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डिपेंड करेगा प्रॉब्लम पर। तो आप क्या करोगे, दो फार्मूले यूज करोगे। अगर आपको डायरेक्ट दे रखा है, तो ध्यान देना ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि या तो आप क्या है, डायरेक्ट हमें मोलर कंडक्टेंस दे रखा है, जैसे प्रॉब्लम फर्स्ट, if lambda naught infinity for acetate ion and H positive ion is X ohm inverse centimeter square per mole and Y ohm inverse centimeter square per mole respectively, calculate lambda naught infinity for एसिटिक एसिड। देखो बेटा
सिंपल सा प्रॉब्लम दे दिया उसने, हमें कह दिया कि लेमडा नोट एसीटेट आयन का दे दिया, H पॉजिटिव आयन का दे दिया, मोलर कंडक्टेंस, एंड also calculate the, ये मोलर है मोल, also calculate the equivalent conductance of acetic acid at infinite dilution। बेटा दो प्रॉब्लम दे दी हमें दो प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसी एक प्रॉब्लम के अंदर हमें दो प्रॉब्लम दे दी। तो हमें तो ये पता है कि एसिटिक एसिड क्या है, देखो सॉल्यूशन कर दीजिए। ये बेटा हमें दे दिया और हमें इसका सॉल्यूशन करना है। देखो बेटा सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, सबसे पहले सोचो आप क्या दे रखा है आपको दे रखा है एसिटिक एसिड, इसके लिए निकालना है बेटा आपको। एसिटिक एसिड होता है CH3POOH, तो हमें ये पता है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर बेटा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हमें क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। तो हमें इसके बारे में जो गिवन है वो देख लेते हैं, क्या क्या दे रखा है। गिवन दे रखा है लेमडा नोट मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन, यूनिट से पता लग रहा है, पर मोल है तो मोलर कंडक्टेंस है। कितनी दे रखी है, x ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लेमडा नॉट मोलर H पॉजिटिव आयन, ये भी देखो बेटा दे रखा है, y ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो पहला तो हमें मोलर कंडक्टेंस दे रखी है, तो मोलर कंडक्टेंस से हम पूरे एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं अपने। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, तो हमें तो ये तो पता है ना, पूरा एसिटिक एसिड एसीटेट आयन, और ये है कि आपके पास एसिटिक एसिड है CH3COH, और ये जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव से बेटा, है कि नहीं बना हुआ है इससे। एसिटिक एसिड एसीटेट आयन और H पॉजिटिव आयन से बना हुआ है, और इक्वेशन बैलेंस है। देखो आप, एक एसीटेट आयन एक H पॉजिटिव आयन, ये हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं कोलोरेड लगाता हूं, लेमडा इन्फिनिटी फॉर मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो बेटा इसके वैल्यू दे रखी है हमें, तो हम इसको तो सोल्व कर सकते हैं अपने। तो क्या लिख सकते हैं, देखो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयन x दे रखा है, और इसका y दे रखा है, तो x प्लस वाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब मान लो मोलर कंडक्टेंस के साथ साथ क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो वी नो दैट मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। तो देखो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का एन फैक्टर निकाल लो, क्या आएगा बेटा एसिटिक एसिड का एन फैक्टर। ये एसिटिक एसिड है, ये चाहे पॉजिटिव फार्मूला ले लो नेगेटिव, तो एन फैक्टर तो 1 आ गया। तो मैं लिख सकता हूं ना बेटा, मैं क्या लिख सकता हूं, मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड की आ गई x प्लस वाई, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और निकालना है मुझे, एन फैक्टर आ गया 1, तो लेमडा नॉट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी आ गया एसिटिक एसिड, वो भी x प्लस वाई आएगा, और यूनिट चेंज हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। क्लियर बेटा, कोई डाउट। हमने सिर्फ कोलराउज रूल का यूज किया है। हमारे पास जो प्रॉब्लम था उसमें मोलर कंडक्टेंस दे रखी थी आयन की, तो एसिटिक एसिड के जो आयन है उसको हमने मोलर कंडक्टेंस रख दिया, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू रख दी, और उससे प्रॉब्लम हमने निकाल ली। बाद में मोलर कंडक्टेंस सोल्व हो गया
तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकालना आता है। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर, तो n फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर। क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को पूछ सकता है वो बेटा? चलूं आगे, लेवल बढ़ा दूं? क्लियर है बेटा? डाउट तो नहीं है किसी को? डू रिप्लाई। देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को फिर मैं एक थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं मैं इसी प्रॉब्लम को। मैं सपोज ये लिख रहा हूं, इफ molar conductance at infinite dilution of sodium acetate sodium chloride and HCl is X, Y and Z ohm inverse centimeter square per mole respectively. Calculate the molar conductance at infinite dilution of एसिटिक एसिड। देखो बेटा, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड और HCl। तो आप पहले लिख लो, देखो गिवन क्या है आपको, सॉल्यूशन कैसे करोगे, गिवन। तो लेमडा नॉट मोलर जिस जिसका दे रखा है, सोडियम एसिटेट फार्मूला लिख दो बेटा, CH3CONA, इसका दे दिया X ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सोडियम क्लोराइड लेमडा नॉट मोलर NaCl, ये दे दिया बेटा आपको Y ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लेमडा इंफिनिटी फॉर HCl ये दे दिया Z ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लेमडा नोट एसिटिक एसिड पूछ लिया। दूसरा तरीका बेटा ये, तो इसमें क्या करो आप, जिसमें जो आयन है ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम कर दो। तो CH3COH में देखो ये वाला है और H चाहिए तो ये वाला है, और निकालना क्या है, देखो ये वाला चीज निकालनी है, Na और Cl निकालना है, तो इसको माइनस कर दो। इसका मतलब ये जो डेटा दिए हुए हैं इन तीनों से इसको आप कैसे बनाओगे ये सोचना है आपने। तो आप कैसे बनाओगे, देखो आपको बनाना क्या है जरा देखो, सपोज बेटा आपको एसिटिक एसिड बनाना है, तो आप ये बोलोगे CH3COH, ये किससे बनेगा, एक ये चीज चाहिए आपको, एक ये चाहिए, ये इसमें है देखो, तो आप बोलोगे CH3COONA प्लस ये इतना आ गया, H और चाहिए तो HCl वाला, तो HCl जो नहीं चाहिए वो हटा दो, ये दोनों नहीं चाहिए तो माइनस कर दो NaCl, बस इसकी लेमडा लगा दो। इक्वेशन बना लिया आपने। तो लेमडा नॉट मोलर एसिटिक एसिड, लेमडा नॉट मोलर सोडियम एसिटेट, लेमडा नॉट मोलर HCl, लेमडा नॉट मोलर NaCl, हो गया क्वेश्चन आपका। तो ये लेमडा नॉट मोलर एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लेमडा नॉट मोलर सोडियम एसिटेट दे रखी है वैल्यू देखो X, प्लस लेमडा मोलर HCl ये भी दे रखा है Z, माइनस NaCl का भी दे रखा है Y। ये बेटा आपका आंसर है ओम इनवर्स
वैल्यू दे रखी होती तो वैल्यू रख देते, ये दे रखा होता तो ये देते। मतलब जो आपको दिया हुआ है उस वैल्यू को आपने अरेंज करना है इस टाइप से कि जो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखी है उनको सम और मल्टीपल माइनस ऐसे करना है कि ये वाली चीज बन जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट बन जाए, वो वैल्यू आपने रख देनी है तो आपका आंसर आ जाए। क्लियर बेटा, कोई डाउट? नो सर। देखो अब मैं एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल, आपको सोल्व करना बेटा। सपोज मोलर conductance at infinite dilution of CH3COONA CH3CONA H2SO4 and Na2SO4 are X, Y and Z ohm inverse centimeter per square per mole respectively. Calculate the lambda infinity molar for acetic acid. करो बेटा जरा जल्दी से। Suppose molar conductance at infinity dilution of CH3CONA, H2SO4, Na2SO4 are X, Y and Z ohm inverse centimeter square per mole, ये गिवन है आपकी। कैलकुलेट द लैम्डा इन्फिनिटी फॉर एसिटिक एसिड। देखो बेटा कैसे करेंगे, हमें बनाना क्या है, देखो CH3COH, इसमें ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, तो इजिकल टू CH3CO इसके अंदर है तो CH3COONA लिख दिया, तो ये चीज तो आ गई। प्लस H चाहिए, देखो H है H2SO4, तो हमने H2SO4 लिख दिया बेटा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, 2 H2 है, हमें तो एक ही चाहिए H, तो हाफ कर दो इसका, हाफ कर दिया। प्लस ये हो गया, अब जो नहीं चाहिए वो चीज हटा दो, Na नहीं चाहिए, SO4 नहीं चाहिए, तो माइनस Na2SO4, Na2 है, हमें तो 1 चाहिए, तो हाफ कर दो इसका भी। देखो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड मोलर इज इक्वल टू लैम्डा नॉट सोडियम एसीटेट, ये एक Na आ गया, CH3CO आ गया, लेकिन H एक चाहिए, तो लैम्डा नॉट मोलर H2SO4, तो हाफ का मतलब H2SO4 में 2 H हैं, तो एक H चाहिए, तो एक H हो गया। और Na2SO4 देखो इधर एक Na है, तो Na2 को हाफ कर दूंगा, ये भी एक हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ गई, लैम्डा नॉट मोलर एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3CONA दे रखा है X प्लस हाफ लैम्डा नॉट मोलर H2SO4 दे रखा है Y माइनस फिर हाफ Na2SO4 दे रखा है Z। ये आंसर आ जाए। यूनिट मोलरिटी में है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर। क्लियर बेटा, देख लो, समझ नहीं आया तो देख लो, बैलेंस इक्वेशन लिखनी है आपको, इसलिए मैंने हाफ भी लगा दिए। नहीं आया हो तो पूछ लो। इज इट क्लियर? यस सर। तो देखो बेटा आज हमने क्या सीखा है, सिर्फ पहले तो हमने प्रॉब्लम सीखी थी, पहले सॉलिड स्टेट वाली ज्यादातर, और लास्ट में मैंने आपको ये सिखाया कि व्हाट इज द कोलरॉस रूल। कोलरॉस रूल से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की
इन्फिनिटी डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो इक्वेशन से। और कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? अगर डायरेक्ट आयन की दे रखी है तो सीधा एल्जेब्रिक सम कर दो, अगर आयन की नहीं दे रखी है, स्ट्रॉन्ग की दे रखी है, तो उनको स्ट्रॉन्ग वालों को ऐसे अरेंज कर दो कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट बन जाए इक्वेशन में और वो वैल्यू पुट कर दो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आता भी एग्जाम में, काफी पूछा जाता है ये। जब प्रैक्टिस करोगे आप, जो आपका मटेरियल है उससे प्रैक्टिस करना आप कोलरोज रूल वाले पार्ट की, तो काफी सारे प्रॉब्लम 8-10 दे रखे हैं, तो वहां से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ओके बेटा, नाउ आई एम लिविंग। सर आज तो भी आएगा। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर टेस्ट में आज भी आएगा। टेस्ट में आज का नहीं बेटा, वही दूंगा पहले